अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। तो पिछले एपिसोड के एंड तो हम देखा था जो एंड्रयू है उसने अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया है और इस सारे एडवर्टाइजमेंट का पूरा खर्चा इस सिटी का मेयर पे करने वाला है। एंड्रयू के पास तो पैसे थे नहीं और जो पैसे थे उसने सारे के सारे बचा लिया है। असल में वो भैंसा खरीदने के लिए पैसे लेके आया था और वो पैसे को वापस अपने साथ में लेके जाने वाला है। एडवर्टाइजमेंट का सारा पैसा भी इस मेयर ने खर्च किया है। अभी इस समय वो अपने खुद के हॉस्पिटल का और अपनी दवाई का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। इनको बताने लगता है उसने जो दवाई क्रिएट की है वो काफी कमाल की है। उसमें से एक की कीमत होगी 9,999 मगैन, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। सबके सभी चुनके चौंक जाते हैं, लेकिन जब एंड्रयू उन्हें खरीदने लगता है तो कुछ लोग खुश भी होने लगते हैं जिनके पास में इतना पैसा है, स्पेशली वो लोग। इस समय एंड्रयू के जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपना सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। इस समय डामेन और एनी वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन दोनों को अच्छी तरह से पता है एंड्रयू किस तरह का इंसान है, बाकी किसी को नहीं पता। तो सबके सब खुशी से इस सबको दिखा रहे होते हैं, ऐसे दिखा रहे होते हैं कि इसमें उन्हीं लोगों का फायदा होने वाला है। इसके बाद में एंड्रयू आगे बताने लगता है इनका एक हॉस्पिटल भी है जो कि मेन कैपिटल के अंदर है। आप सभी लोगों ने उसका नाम तो सुना ही होगा। जैसे एंड्रयू बात बोलता है कि सबके सब पूरे शांत जाते हैं। असल में किसी ने भी एंड्रयू के हॉस्पिटल का नाम भी नहीं सुना है। जहां तक उसका एडवर्टाइजमेंट कोई पहुंचा है नहीं, ये पुराना समय है। इस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट इतना तेजी से नहीं किया जाता। लेकिन ये क्राउन प्रिंस बहुत चालाक है। उसने वीडियो पहले अपने कुछ लोग खड़े कर रखे होते हैं और जैसे एंड्रयू सवाल करता है वो सब चिल्ला कहता है हाँ बिल्कुल हमने सुना है, हमें पता है। और फिर एंड्रयू जवाब देता है हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर जो कोई भी आएगा उनका फ्री में इलाज किया जाएगा, बस दवाई के पैसे लगने वाले हैं। आखिरी बात उसने एकदम दबा के बोला फिलहाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्री में इलाज किया जाने वाला है, उस हॉस्पिटल तक आना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धीरे धीरे करके एंड्रयू की स्पीच आगे बढ़ती जाती है। अब फिलहाल के लिए इन लोगों के अंदर पूरा इंटरेस्ट एकदम खत्म होने लगा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो मेन कैपिटल के अंदर है और ये लोग रहते हैं सिटी क्रेमो के अंदर, यानी कि मेन कैपिटल यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। इनको पाने का सफर और फिर काफी लंबा पैदल सफर तय करना पड़ेगा। इतना दूर जाने की इनमें से किसी की बस की नहीं है। और ये बात एंड्रयू को इनके लड़के चेहरे देखकर अच्छे से समझ में आ रही होती है। तो यहाँ पर वो अगली चाल खेलता है। वो तुरंत इन सभी को ऑफर करता है तुम में से 100 लोग जो कि मेरे पास सबसे पहले आएंगे अपना इलाज कराने के लिए, उनको बिल्कुल पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। मतलब दवाइयों का भी सारा खर्चा, सब कुछ हमारी तरफ से होने वाला है। तो एक तरीके से एंड्रयू ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। अब इनमें से कम 100 लोग तो उसका इलाज कराने के लिए आने वाले हैं और इस तरीके से जरूर से एक चेन रिएक्शन शुरू होने वाली है। यह सारा एडवर्टाइजमेंट काफी देर तक चलता रहता है। उसने काफी कुछ बताया अपने हॉस्पिटल, अपनी सारी दवाइयों, अपनी टेक्नोलॉजी और वो किस किस तरीके से लोग की मदद कर सकता है उस सब के बारे में। इसके बाद में एंड्रयू थोड़ा सा और लेवल अप करता है। वो इन सबके सामने एक और ऑफर रखता है कि तुम लोगों को अब उस हॉस्पिटल तक भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूं। तो यहाँ पर तुम मुझसे डायरेक्टली कूपन ले सकते हो। अभी तुम में से टॉप 100 लोगों को मेरे से कूपन मिलने वाला है जो मेरे पास सबसे पहले आएंगे। एंड्रयू के इतना करने के साथ भीड़ भगदड़ मच जाती है। अब कोई भी उसके डायलॉग, उसके सारे लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट नहीं दे रहा होता है। सबको बस कूपन चाहिए। एक लंबी लाइन लगा दी जाती है और एक एक करके सारे बंदे एंड्रयू को आने लगते हैं और एंड्रयू उनको कूपन दे लगता है। इस कूपन को जब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर दिखाएंगे तो वहां पर फ्री में इलाज किया जाएगा। इसके बाद में जब वो सारे 100 कूपन बढ़ चुके होते हैं तब एंड्रयू एक और चीज रिवील करता है। इनमें से वो लोग जिन लोगों को 100 कूपन मिल चुके हैं उन सभी के ट्रेवल का भी पूरा खर्चा एंड्रयू पे करने वाला है। मतलब यहाँ से सिटी जाना और सिटी से इलाज करके वापस से लौट के आना, वो सब कुछ भी एंड्रयू की तरफ से होगा। जब वो ये सब कुछ बता रहा होता है तो पीछे की तरफ एनी खड़ी हुई है। उसके एकदम दिल रुक सा जाता है क्योंकि सारी चीजें एंड्रयू की तरफ से हो चुकी है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है। अगर यहाँ पर सारा पैसा इन लोगों के बीच बांट दिया गया, इन गरीबों के बीच में, तो उनको सैलरी देने के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। एनी को इनमें यही शक चल रहा होता है कि शायद से अब इनको सैलरी मिलने वाली नहीं। वैसे इस समय जो ये सारी प्रोसेस चल रही है इसको चलते हुए 9 घंटे हो चुके हैं। एंड्रयू 9 घंटे से अपनी जगह बैठा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है 100 लोग उसके पास में आए, अपनी बीमारी के बारे में बताया, उन सभी को एंड्रयू ने अपने हाथ से कूपन दिया, पूरा लेक्चर वगैरह सब कुछ दिया। पूरा इवेंट ये 9 घंटे से लगातार चलता आ रहा है और फिर इसके बाद में वो जब खड़ा होता है उसके पांव काम करना बंद कर देते हैं। असल में एंड्रयू बुरी तरह थक चुका है। वो शायद से भूल चुका था कि उसकी बॉडी बीमार है और इस तरीके से इतने लंबे टाइम तक काम करना उसकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर काफी खतरनाक इफेक्ट डाल रहा होता है। इस समय एंड्रयू की बॉडी के अंदर उसका हार्ट, उसकी हालत बुरी तरह से खराब होती है। वो वेंटिलेटर पे जा चुका है, बुरी तरह से हाफ रहा होता है और उसके बाकी बॉडी पर चिल्लाए होते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, देखो ये बस मरने वाला है, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी मौत करीब आ जाए। और इसी के साथ वो कांपता हुआ जेल पे गिर जाता है और इसी के साथ में डामेन और बाकी सबको लगता है एंड्रयू के ऊपर कहीं से कोई अटैक हुआ है, किसी ने उसको जहर देने की या फिर मारने की कोशिश की है। वो सब किसी अपने स्वर निकाल लेते हैं। एंड्रयू बड़ी मुश्किल से उनको शांत करता है कि नहीं ये कोई अटैक नहीं है, बस एक खुद की बॉडी है जो कि साथ देना बंद कर चुकी है। अब कुछ देर के लिए उसको आराम करना पड़ेगा। तभी एकदम से कुछ चमत्कार होते हैं असल में, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है और वो सब के सब एंड्रयू को भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। तो इस वजह से उसकी एक नई पावर अनलॉक हुई है जिसका नाम है जीडीपी, गुड डॉक्टर पॉइंट। ये पॉइंट ज्यादा पावरफुल नहीं है और मिल भी आसानी से जाएंगे, लेकिन इनसे जो चीज होने वाली है वो काफी कमाल की हो सकती है। वो पूरी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगी कि वो किस तरह से यूज हो रही है। असल में एंड्रयू को ये जीडीपी पॉइंट तब मिलेंगे जब उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। वो जितने ज्यादा लोगों का इलाज करता जाएगा उतनी उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी और फिर उसी हिसाब से उसको पॉइंट मिलते जाएंगे। अभी उसके पास में
में 101 जीडीपी पॉइंट्स हो चुके हैं और इनमें से 100 जीडीपी पॉइंट्स का यूज करके वो एक लाइक कार्ड खरीद सकता है और इसका काम बिल्कुल इसके नाम के जैसा ही है। एंड्रू जब कभी भी इस लाइक कार्ड का यूज करेगा और फिर उसके बाद में किसी भी तरह की झूठ को बोलने की कोशिश करेगा किसी एक इंसान के ऊपर, तो वो इफेक्ट परमानेंट हो जाने वाला है। मतलब वो बंदा इस बात को विश्वास कर लेगा कि एंड्रू ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और ये बात प्रिंस एंड्रू अच्छी तरह जानता है कि ये पावर कितनी खतरनाक है। इसकी मदद से वो कई सारे किंगडम्स को हिला सकता है। अभी फिलहाल तो डामियन एंड्रू को उठा रहा होता है, उसको अपने साथ में आराम करने की जगह पे लेके जाने लगता है और इस पे एंड्रू कहता है क्या तुम मुझे अपने कंधे पे उठा सकते हो क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इस पे डामियन का एक ही जवाब आता है पैसे मिलेंगे तो कर दूंगा। एंड्रू कहता है रहने दो, ऐसे ही ले चलो घसीटते हुए। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर सामने की तरफ मेयर मिल जाता है अपने कुछ सिपाहियों के साथ में। एंड्रू से उसकी हालचाल पूछने लगता है, उसकी बॉडी को देखता है और फिर उसको कुछ देर और आराम करने के लिए कहता है। असल में एंड्रू के यहाँ जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन इस मेयर की इच्छा है एंड्रू एक रात और इस जगह पर रुक जाए और अगली सुबह सफर को शुरू कर दे। लेकिन एंड्रू साफ न कर देता है, उसको चाहिए कि रात के समय सफर को तय किया जाए और जल्दी से जल्दी ये लोग अपनी मेन सिटी के अंदर पहुंच जाए। और फिर ऑब्वियस सी बात है एक छोटी सी बहस होती है और एंड्रू उसमें जीत जाता है। वो बड़ी आसानी से अपने कैरेज तक पहुंच जाता है और वैसे भी उसका जो रथ है वो किसी भी रूम से ज्यादा शानदार है। और अब इसके बाद में ग्रेमोस सिटी को गुड बाय कर दिया जाता है और ये लोग सफर शुरू कर देते हैं अपनी मेन सिटी मतलब मैग्नेटो सिटी की तरफ। और अब इसके बाद में एक बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है। ये लोग कुछ टाइम के अंदर अपनी मैग्नेटो सिटी पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन का सफर हुआ और अब ये पहुंच चुके हैं। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक भैंसे को इस जगह पर देखकर बुरी घबरा चुके हैं। इतना बड़ा भैंसा उस जगह पर आ चुका है, वो सब के सब घबरा रहे हैं। यहाँ पर सब लोग भैंसे को देख घबरा रहे हैं, लेकिन भैंसा वो किसी और चीज को देख घबरा रहा होता है। उसकी नजर एक मूर्ति पड़ जाती है जो कि है लियोन फ्रंटेरा की। मतलब लियोन फ्रंटेरा मर चुका है लेकिन उसका डर वो अभी भी कायम है। जैसे भैंसे की नजर लियोन फ्रंटेरा की मूर्ति पड़ती है वो जोर से डर जाता है कि ये क्या चीज है, ये क्या देख लिया, ये किस तरह की मूर्ति है, बहुत डरावनी है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। लियोन फ्रंटेरा था तो कमाल का बंदा, अभी भी डर कायम है बंदे का। इसके बाद में एक और जनरल की जगह पर एंट्री होती है। असल में एक लेफ्टिनेंट कमांडर है जो कि यहाँ पर आने के साथ में इस रथ को पूरे को रोक देता है। सारे रथ उस जगह पर रोक दिए गए हैं और यहाँ पर आके एंड्रू से बात करने लगता है। पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर आगे एक पत्र दिखाता है। असल में ये एक शाही पत्र है जो कि एंड्रू के फादर ने एंड्रू के पास भिजवाया है। इसके अंदर एक ऑर्डर लिखा है और शायद से एंड्रू के फादर ने इस लेफ्टिनेंट को पहले ही बोल दिया होगा कि जैसे एंड्रू हमारी सीमा की रेखा के अंदर आए उसको अंदर एंटर करने से पहले, स्वागत करने से पहले उसको ये लेटर पकड़ा देना। मतलब इसके अंदर कुछ खतरनाक होने वाला है। एंड्रू भी घबरा रहा होता है कि क्या ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर केवल मजा खराब होने वाला है। इस लेटर के अंदर कुछ भी खास नहीं लिखा, इसमें बस एक बात लिखी होती है कि किंग एंड्रू को मिलना चाहते हैं। जैसे एंड्रू हमारी सीमा रेखा के अंदर आए उससे कहीं भी जाने से पहले मेरे पास से मिलने के लिए लेके आना। और यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। अभी इस समय एंड्रू बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं होता, उसकी घबराहट पूरी तरह से गायब हो चुकी है क्योंकि वहां पर जाकर उसे किंग से बात करनी है, अपने फादर से बात करनी है जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाली। उसको ये बात तो अच्छी तरह से पता है जो उसका फादर है वो बहुत ज्यादा सीरियस किस्म का इंसान है और अगर उसने कोई मीटिंग रखी है तो कोई छोटी बात तो नहीं होने वाली। लेकिन उसके पास में लाइव वाउचर है, एक वाउचर तो उसने अभी तक खरीद लिया है और उसका वो अभी परफेक्ट तरीके से यूज कर सकता है। ये एक टेस्टिंग हो जाएगी अपने खुद के फादर के ऊपर। यहाँ से अगले सीन में हम मैग्नेटो कैसल का सीन देखते हैं जहां पर एंड्रू अपने फादर के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है और सीन बिल्कुल प्लेग जैसा ही है। एंड्रू के हाथ पांव बुरी से कांप रहे होते हैं और वो उम्मीद कर रहा होता है उसको उठाया जाएगा। उसने यहाँ पर आकर अपने फादर को ग्रीट तो कर दिया है लेकिन उसका फादर बहुत हरामी है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था, एंड्रू को इस तरह झुका के रखा था, अभी वो ऐसे ही कर रहा होता है। वो देख रहा होता है एंड्रू के हाथ पांव बुरी से कांप रहे हैं, वो इस तरह ज्यादा देर तक नहीं रह सकता लेकिन फिर भी उसको इस तरह झुका के रखता है। अब यहाँ मेन बात शुरू होती है जिसके अंदर पूछने लगता है उस सिटी के अंदर क्या सब कुछ हुआ था। ये सब कुछ उसको पहले से पता है लेकिन उस टाइम पर एंड्रू ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाया क्यों नहीं, ये उसकी एक बड़ी गलती है। उसको अपने साथ में कब से सिपाहियों को लेकर जाना चाहिए था। जितने सिपाही उसके पास में है उतने काफी नहीं है। उसको अपने सिपाहियों के ऊपर कुछ ज्यादा घमंड है जिनकी पावर बहुत ज्यादा है लेकिन वो कुछ भी खास नहीं। किसी भी तरह का अटैक होने पर उनको नहीं पता किस तरीके से उसको रोका जाता है। वो तुम्हारा प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से नहीं जानते। इस समय एंड्रू को पूरा यकीन था यहाँ पर इसी बारे में बात होने वाली है लेकिन उसको हल्की सी ये भी उम्मीद होती है कि शायद से उसकी बहादुरी के बारे में बात होने वाली है। ये बात करेंगे कि किस तरीके से एंड्रू ने उस भैंसे को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन चीजें एकदम अलग होती है। असल में किंग पूरे समय एंड्रू के ऊपर गुस्सा ही करता रहता है कि उस समय तुम्हें वहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। मेरे को पता चला कि तुमने किस तरीके से उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश की जो कि तुम्हें मारने के लिए आया था और उसके चक्कर में तुम अपनी जान तक गवा सकते थे। इसके बाद में किंग के कहने का एक लॉजिक भी देता है। असल में जो एंड्रू है वो क्राउन प्रिंस है और क्राउन प्रिंस की लाइफ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है।
अगर वो किसी जगह पर है और किस जगह किसी फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है तो वाकई वो कुछ 100,000 लोगों को बचाएगा। लेकिन वहीं अगर क्राउन प्रिंस से कुछ हो जाता है तो पूरी सल्तनत खतरे में आ सकती है। बाहर से कोई भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि क्राउन प्रिंस का मरना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो अगर वो खुद मरेगा तो उसके कारण कई लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए क्राउन प्रिंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो किसी भी तरीके से खुद को जिंदा रखे, और इसी वजह से उसकी डांट पड़ रही है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया। इस समय किंग बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो अपने तख्त को पीट रहा होता है और फिर एंड में एंड्रूज कहता है तो क्या तुम अब वादा करते हो इस तरह गलती कभी भी दोबारा से रिपीट नहीं करोगे और अपने आप को जितना हो सके उतना सेफ रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड्रू हाँ बोल देता है और फिर इसके बाद में किंग आगे कहता है तो क्या अब तुम कुछ और कहना चाहते हो। एंड्रू सोचे लगता है अभी इस समय अगर वो कुछ भी नहीं कहेगा तो ये कन्वर्सेशन हमेशा से वन साइडेड रह जाएगा, कभी भी वो किंग के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। तो अभी से बात करना शुरू करना पड़ेगा। वो खड़ा होते कहने लगता है हाँ एक बात है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, असल में मैं चाहता हूँ आप स्मोकिंग छोड़ दो। ये सुनकर किंग ये जाता है कि क्या मतलब इस बात का, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और तुम ये क्या टॉपिक लेके आए हो स्मोकिंग। और इसके बाद में एंड्रू उन्हें रिवर्स कर देता है। वो बताने लगता है कि स्मोकिंग से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, अब से पहले भी काफी से लोग मरे हैं और आगे भी काफी से लोग मर सकते हैं। आप किंग है, आपको अपने आप को सेफ रखना चाहिए। जो सारे नियम मुझ पे लागू होते हैं वो सारे आपके ऊपर भी लागू होने चाहिए, क्योंकि अगर आप में कुछ हो जाएगा तो कई मिलियंस लोगों की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद में एंड में किंग इस चीज के लिए हाँ बोल देता है कि आज से वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा। और इसके बाद में एंड्रू जगह जाने लगता है, तब किंग दोबारा से उसको रोकता है। उसे बताने लगता है कि तुम्हें कभी भी दोबारा से किसी समन किए हुए मॉन्स्टर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इंसानों की बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक हो सकता है। अब से पहले भी कई सारे लोगों के पास समनिंग मॉन्स्टर्स थे, उन्होंने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की है, क्योंकि उनको पता है इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। तुम पहले बीमार हो, पहले एक मरीज हो, और बीमारी अपनी बॉडी के ऊपर मत लो। और अब इसके बाद मेन मीटिंग अब शुरू होती है। एंड्रू को उस जगह जाने के लिए कह दिया गया है। एंड्रू चला जाता है और फिर उसके बाद में एक और बंदे की इस जगह पर एंट्री होती है। असल में ये एक खबरी है जो कि काफी टाइम से एंड्रू के ऊपर नजर रखे हुए है। यहाँ पर बताने लगता है उस मिनटोर पिल के बारे में जो कि कुछ टाइम पहले एंड्रू ने बनाई है, जिसके बारे में तो सब जगह पर एडवर्टाइजमेंट किया है कि इससे काफी कुछ किया जा सकता है, बॉडी मजबूत हो जाती है और वो सब कुछ। ये खबरी इस बारे में इस किंग को बता रहा होता है और इस समय किंग के चेहरे पर काफी अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, जिससे वो कोई हीरो नहीं एक विलन टाइप का बंदा है। उसको अपने बेटे की बनाई हुई इस दवाई की तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। इस समय खबर ये भी बताता है कि इस दवाई को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन अभी काफी सारे लोग हैं जिनका इस दवाई में इंटरेस्ट आ चुका है। वो जल्दी हमारी सिटी की तरफ आने वाले हैं उस दवाई की डेमो को देखने के लिए। और ये सुनकर किंग और भी ज्यादा खुश जाता है। शायद से उस डेमो के बीच में इसका कुछ करने की प्लानिंग है, कुछ तो शातिर चीज इसके दिमाग में चल रही है। पता है ये बंदा हमेशा से मेरे लिए एकदम कंफ्यूजिंग सा रहा है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। कभी कभी ऐसा लगता है कि सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन जब एंड्रयू या फिर कोई और इसके सामने नहीं होता तब इसका असली चेहरा दिखाई दे रहा होता है। इसका असली मकसद कुछ और है, और शायद मुझे ऐसा भी लगता है ये एंड्रयू की चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इसका बेटा है। इसका उसकी चिंता करने का कुछ और मकसद है। अब वो क्या है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।